Hello everyone and welcome to the Daily News Analysis by Losico. So again, we'll be discussing today the important editorials and articles that we have in the Hindu and the Indian Express. So let's see that what articles are important for the day today. So the first article that we'll be talking about is the securing the sea lanes. So this article is from the Indian Express, and it talks about it talks about the influence of the growing influence actually of China, which is growing more and more in the South China Sea as well as in the Indian Ocean. Then the second article is in India, China, the Russia role. So since all of us are well acquainted with the conflict border dispute that has been going on between India and China, so what role Russia has, and even if it has a role or not to play between both these countries, India and China, we'll be analyzing that. And finally, the third article talks about transparency during a crisis. So this talks about the ambit of RTI Act, which is the Right to Information Act, in the times of this COVID pandemic. So let's get started with today's articles. And the first one, as we had already said, it will be talking about the Chinese sea tactics. तो ये जो आर्टिकल है आज का ये जो आर्टिकल इट इज रियली वेरी नाइस. एंड अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक और मिलता जुलता आर्टिकल कवर किया था विच टॉक्ड अबाउट the tactics that China is playing in the South China Sea. तो ये हम बात कर चुके थे. जो ये वाला एरिया है, ये वाला, this one, this is the East China Sea and this is the South China Sea. तो यहाँ पे हम वो 9 डैश लाइन और किस तरह से वो बाकी जो यहाँ की इसकी जो ये वाली लिटरल यानी इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं जो उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को ये कैसे कह सकते हैं, कैसे किस तरह से उस पर भी अपना कंट्रोल लाना चाहता है, तो उसको हमने डिस्कस किया था और क्यों वो इंडिया के लिए एक डेंजरस चीज साबित हो सकती है. और इसीलिए उसी प्रीटेक्स्ट पे, उसी कंटेक्स्ट पे आज का ये वाला आर्टिकल भी है. सो एक्चुअल में ये बात कर रहा है कि किस तरीके से चाइनीज जो है वो कुछ ना कुछ करके जो मैरीटाइम या फिर मरीन टैक्टिक्स वो यूज करते हैं बाकी कंट्रीज की जो मरीन इंटेलिजेंस है या उनके जो डेटा है, उनके वेयर अबाउट्स हैं, उनको पता लगाने के लिए. तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि चाइना रिपोर्टेडली यूज करता है सिविलियन वेसल्स, जो नॉर्मल सिविलियन वेसल्स होते हैं. सिविलियन वेसल्स एज इन की जिनका कुछ भी मिलिट्री या आर्मी एज इन जो नेवी या इन सब से इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं होता है, सिर्फ सिविलियंस के लिए जो हमारी शिप्स होती है, पर वो उनको भी एक डिस्गाइज की तरह यूज करता है टू गैदर द ओशियोनोग्राफिक डेटा. यानी कि जो ओशियन से जो भी वाटर बॉडी जिस भी कंट्री के आसपास पड़ती है उसके बारे में डेटा निकालने के लिए, उस कंट्री की क्या वहां पे पोजीशनिंग है उसके बारे में डेटा निकालने के लिए वो सिविलियन वेसल्स का यूज भी करता है. जिसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने कोट किए हैं. एज लाइक इन 2018 एंड 19 चाइनीज रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स दे एंटर्ड इनटू इंडियाज ईईजी एंड सीएस. तो ईईजी जो होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और सीएस हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है. सो विदाउट प्रायर कंसेंट. सो वंस वी आर डन विद दीज पॉइंट्स वी विल बी डिस्कसिंग in very brief that what actually do we mean by this EEZ and CS, means the continental shelf and the exclusive economic zone. Then उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं जिन्होंने कहा है कि चाइना ने 25 मैरीटाइम मिशंस जो थे वो इंडो पैसिफिक की जो रीजन था उसमें अप्रैल टू मार्च 2020, अप्रैल 2019 से 2020 मार्च तक में डिप्लॉय किए. देन इस तरह की इन्होंने कई सारे इनके एग्जांपल्स दिए हैं. और ये इन्होंने बात करी है कि सिमिलरली चाइना यूज द स्प्रैटले आइलैंड्स. ये हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास एक इमेज है उसमें स्प्रैटले आइलैंड्स की लोकेशन है. तो उन्होंने बोला है कि सिमिलरली चाइना यूज द स्प्रैटले आइलैंड्स, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबाउती बेस एंड कंबोडियाज रीम नेवल बेस. तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो जिन पे अब वो एक तरीके से सेटल हो चुका है और जिसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज करता है. नाउ अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सिंस इट इज इन दिस इमेज इटसेल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, सो दिस इमेज, दिस प्लेस हियर जो एकदम हॉर्न जैसा लगता है, एक सींग जिसको कहते हैं उसके जैसा लगता है, दिस प्लेस इज नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सो दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ पे हमारा जिबाउती है. तो यहाँ पे चाइना ने अपना एक नेवल बेस सेटअप किया हुआ है जिबाउती में. सो उसको ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि देखा जाए तो चाइना फॉल्स हियर और इस साइड को, वेस्ट की साइड पे क्या एक्टिविटीज चल रही है उसको कभी पता नहीं चल पाएगा अनलेस उसका एक यहाँ पे इंटेलिजेंस की यूनिट हो. और तो किसी और पे रिलाई करने से अच्छा है कि उसने अपने रिलेशनशिप्स डेवलप किए और जिबाउती में उसने खुद अपना एक नेवल बेस बना लिया. सो वो ऑलरेडी इस एरिया को कवर करने की पोजिशन में आ गया है. सो Horn of Africa is this place, Djibouti is this, and Cambodia's Reem naval base and Spratly Islands, this we'll be talking about in this figure. So this here is Cambodia. तो Cambodia का जो naval base है, it is the Reem naval base. तो उस तक भी वो पहुंच गया है. And these
दीज आर दी पैरासल आइलैंड्स, ये भी हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसपे अब क्लेम ले रहा है चाइना, हालांकि वियतनाम कहता है कि वो उसके अंडर आता है, बट नाउ चाइना इज क्लेमिंग फॉर इट. दीज आर द स्प्रैटले आइलैंड्स. तो स्प्रैटले आइलैंड्स और कंबोडिया तक भी एक तरीके से चाइना पहुंच चुका है. नाउ डेफिनेटली ये देखा जाना चाहिए क्योंकि दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया. Here is Andaman and Nicobar Islands. Here are the Andaman and Nicobar Islands, and इसीलिए देखा जा सकता है कि if China is able to reach to a point as close as this, कि वो कंबोडिया और स्प्रैटले आइलैंड्स तक भी उसने अपना एरिया कवर कर लिया है, सो एक तरीके से इट इज वेरी मच क्लोजर नाउ टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हिच डेफिनेटली इज अ रीजन टू बी कंसर्न. सो इन्होंने अब बात करी है. अब हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हम EEZ और CS होते क्या हैं. तो एक्चुअल में जो भी कोई हमारा एरिया, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल इन अ प्रीवियस सेशन, बट लेट्स जस्ट गिव इट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हियर. तो जो हमारा कोई भी लैंड होता है, जो भी पानी से टच करता हुआ उसका एरिया होता है, बिकॉज कई सारे तो लैंडलॉक्ड होती है कंट्रीज, जस्ट लाइक एग्जांपल अफगानिस्तान, बट अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, उनके पास अपना वाटर भी होता है. जैसे कि वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है, ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ऑल टुगेदर वी हैव द इंडियन ओशन. तो उनको उस पानी को यूज करने के लिए फॉर वेरियस रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, नेविगेशन के रीजंस हो सकते हैं, उसके लिए उनको उसमें कुछ राइट्स मिलते हैं. तो उसको राइट्स को नॉटिकल माइल, जैसे हम नॉर्मली डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कवर करते हैं, वैसे ही हम सी का जो डिस्टेंस होता है उसको नॉटिकल माइल्स उसकी यूनिट होती है. सो लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो उसका टेरिटोरियल सी होता है, वो उसकी खुद की टेरिटरी का वाटर मानते हैं. और वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, पानी में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो यहाँ पे जो भी कंट्री की ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन और फॉर द इकोनॉमिक रीजंस. तो यहाँ पे चाहे कोई भी इकोनॉमिक कोई भी रीजन हो, चाहे आप फिशिंग ले सकते हो या फिर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि कोई भी एक्सकवेशन हो किसी भी तरीके का, एज इन लाइक फॉर दी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल या इस तरीके कुछ भी अगर आपको आउटपुट यहाँ से मिलता है, सो आप उसको एक्सक्लूसिवली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस जोन को फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस. और उसके बाद का जो एरिया होता है, दिस area is called as the continental shelf. So this is to the maximum area of 350 nautical miles. और उसके बाद का यहाँ से 200 nautical miles से लेके आगे तक का एरिया सारा हाई सी के अंडर कवर होता है. बट अभी हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता होना चाहिए, which is up to the 12 from 12 to 200 nautical miles और from 200 to 350 nautical miles continental shelf. तो ये कह रहा है कि अभी इंडिया, ये चाइना ने अभी 2018 और 19 में कई बार उनकी जो वेसल्स थे, उन्होंने इंडिया के इस एरिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में इंक्लूड किया, विच डेफिनेटली इज नॉट अ गुड साइन. अब ये कुछ रिलेटेड लॉज हैं. सो दिस इज द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, जिसको हम जनरली ये बोलते हैं, बट इट इज द अनक्लॉज व्हिच इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज. सो ये हमारा बात करता है कि कोई भी चाहे मिलिट्री वेसल ही क्यों ना हो, उसको राइट टू इनोसेंट पैसेज मिलना चाहिए आपके एरिया से. तो ठीक है, अगर मतलब वो इनोसेंटली जा रहा है, आपको कोई हार्म नहीं कर रहा, उसके कोई बुरे इंटेंशंस नहीं है, तो आप उसको इनोसेंट पैसेज का राइट उसको आप ग्रांट करोगे. लेकिन जब चाइना अपने वेसल्स को यूज ही इस पर्पस के लिए कर रहा है कि वो उनकी ओशियनोग्राफिक डेटा को निकाल सके, तो आप दिस इज नॉट कॉमन सेंस कि आपको उसको इनोसेंट पैसेज एक्चुअल में मिलना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उसके इंटेंशंस एक्चुअली इनोसेंट नहीं है. तो इनोसेंट पैसेज का क्वेश्चन इज लाइक a different, altogether a different thing. Then ये China's declaration on the territorial sea. So ये actually see, this is to be seen here, क्योंकि ये बहुत contrary है कि इस चीज का फायदा उठा के चाइना तो दूसरों की इस एरिया में एंटर कर जाता है, बट चाइना खुद जिसको ज्यादा रिलीजियसली मानता है इस डिक्लेरेशन को, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी और कंट्री के वेसल को चाइना के वाटर में जाना है तो उनको चाइना की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी. सो दिस डेफिनेटली फॉल्स वेरी आयरॉनिकल हियर. यहाँ पे पॉसिबल स्टेप्स जो है वो चाइना जो लिया है एंड द अमिड्स बॉर्डर टेंशन, वो क्या कर सकता है, वो ये अब ये है कि हमें क्यों इस बात का कंसर्न हमें होना चाहिए कि वो इस तरह के और भी वेसल्स भेज सकता है इंडिया के एरिया में, इंडिया के वाटर में, ताकि वो इंडिया की लोकेशन को और इंडिया की जो नेवी है उसकी इंटेलिजेंस को और ज्यादा इंक्लूड कर सके. देन इसी तरीके से वो अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स भी लगा सकता है इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में. और इसी तरीके से जो
प्लान है, विच इज दी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो इनकी आर्मी है उसकी जो नेवी की जो यूनिट है वो वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं. सो विच डेफिनेटली इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडिया इफ दैट हैपेंस. तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इसीलिए हमें एक जरूरत है कि अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस का एक स्ट्रैटेजी हम बनाएं कि पानी के अंदर हम इतना स्ट्रॉन्ग अपना इंटेलिजेंस बिल्ड कर लें कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर होती भी है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर ली जाए. जैसे कि अभी रिसेंटली वेस्ट की साइड में इंडिया ने इंडियन ओशन कमीशन में अपने लाइसेंस ऑफिसर्स को भेजा है, और अब इंडिया जो है यूरोप के साथ में भी और मेडागास्कर के साथ में भी काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस अब कैरी ऑन करेगा अपनी जिसको कहेंगे मैरीटाइम इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने के लिए. और इसी तरीके से इंडिया ने भी अपना इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको हम IFC कहते हैं, इंडियन ओशन रीजन को भी, हमारे जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, उसको भी लॉन्च किया है. सो दीज कैन बी गुड स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. सो ये हम समझ चुके हैं. नाउ दिस वन मोर थिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. क्योंकि अगर चाइना को, ये अभी तक क्या है कि इंडिया हमारी एडवांटेजेस पोजीशन पे इसलिए रहता है क्योंकि हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के यहाँ पे होने से ज्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है इंडियन ओशन में. इसीलिए अक्सर कहा भी जाता है कि इंडियन ओशन एक तरीके से इंडिया का ही आप ओशन उसे मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का इस एरिया में, इस वाटर में. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि चाइना भी बहुत हद तक अपनी एनर्जी जो सप्लाईज है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए डिपेंड करता है वेस्ट पे, लाइक इंडिया. जैसे इंडिया भी वेस्टर्न कंट्रीज पे, जो हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एज इन नॉट द एक्सट्रीम वेस्ट बट टू द मिडिल ईस्ट, और जो हमारी ये जो वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं उस पर डिपेंड करता है. तो ऐसे ही ये जो रूट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रूट ही वो फॉलो करते हैं अपना सारा इम्पोर्ट यहाँ से लाने के लिए और अपना एक्सपोर्ट यहाँ से ले जाने के लिए. तो क्योंकि इंडिया यहाँ पे, हमारी नेवी ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे काफी अच्छा इन्फ्लुएंस इंडिया का डेवलप्ड है. लेकिन चाइना डेफिनेटली चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे उसका इन्फ्लुएंस हो, ताकि अगर कोई क्राइसिस का टाइम हो तो इंडिया उसकी सप्लाईज को कट ना कर पाए और चाइना अपना सप्लाईज यहाँ से मेंटेन कर सके, कंटिन्यू कर सके. तो दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का फॉल्स बिटवीन विच टू कंट्रीज. तो द आंसर वुड बी मलेशिया एंड इंडोनेशिया. तो दिस इज अ वेरी नैरो पैसेज बट वेरी इंपॉर्टेंट. So this was all for the Chinese tactics in the sea. Now moving towards the next article, which talks about India and China. Now this is very, like, we are very much acquainted with the ongoing border dispute, और उसकी वजह से अभी जो गलवान वैली में जो फेस ऑफ हुआ और हमारे 20 जो हमारे सोल्जर्स थे वो मार्टियर भी हो गए, वो शहीद हो गए, तो वो सबको हम उस बारे में जानते हैं. बट नाउ रशिया का क्वेश्चन यहाँ पे आया है. सो बिकॉज अभी जो हमारे चाइना के एक RIC मीट होने वाली है, RIC, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना. तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो इंडिया से हमारे जो मिस्टर S जयशंकर हैं, वो भी अब रशिया पहुंच चुके हैं. सो अब देखा जा रहा है कि क्या रशिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है इंडिया और चाइना को एक टेबल पे लाने के लिए और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, लाइक फ्रॉम अबाउट 7 डेकेड्स. हमारा जो डिफेंस है उसमें हम मानते हैं कि इट्स लाइक आवर ब्रदर इन आवर आर्म्स. तो हमारी डिफेंस की जो सप्लाईज है, हालांकि अब इंडिया और कंट्रीज से भी रिलेशंस बिल्ड करने लगा है, बट उसके अलावा ये व्लादिमीर पुतिन है जो प्रेसिडेंट है वहाँ के रशिया के, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ. सिमिलरली चाइना के, दो उनके स्टार्टिंग में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, बट ड्यू टू नाउ इकोनॉमिक इंटरवेंशंस, अभी इकोनॉमिक रीजंस बहुत, जो जिनको कहेंगे हम वेंचरिंग बहुत हुई है इकोनॉमिक, उसके थ्रू अब रशिया और चाइना के रिलेशंस भी बहुत अच्छे बिल्ड हो रहे हैं. तो डेफिनेटली एक होता है कि अगर कॉमन एक फ्रेंड हमें मिल जाता है तो वो अच्छे से आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रशिया कुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो अब ये बस एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री की बात की हुई है कि पहले 1961 के टाइम पे सीनो सोवियत, ऑलवेज रिमेंबर कि कहीं पे भी अगर ये टर्म सीनो आता है तो हमेशा चाइना को रेफर करते हुए होगा. एंड सोवियत, क्योंकि 1991 के बाद USSR स्प्लिट हुआ था, तो उससे पहले रशिया, अर्स्टवाइल रशिया जो था, उसको सोवियत कहा जाता था, जो पूरा यूनियन था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे रशिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बट नाउ ड्यू टू इकोनॉमिक रिलेशंस, और एक रीजन और ये भी है कि चाइना का इस टाइम एक जो रिलेशनशिप है वो काफी डिटीरियोरेट हुआ है USA के साथ में, ड्यू टू इट्स द ट्रेड वॉर विच इज गोइंग ऑन सिंस लाइक मोर देन अ ईयर नाउ. और रशिया के तो रिलेशंस चाइना से कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, कभी कुछ भी आप ये सिनेरियो लगा लीजिए, तब से अच्छे थे ही नहीं. तो अब क्योंकि जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे अब ये USA
और यूएसए दोनों का एक कॉमन एनिमी हो गया है, विच हैज ब्रॉट दीज टू कंट्रीज क्लोजर इनफ। तो ये एक बात की हुई है, और रशिया और इंडिया के रिलेशन की भी बात की है कि हमारा 60 to 70% इंडिया का जो डिफेंस की सप्लाईज है वो यहाँ से आता है। और अभी तक प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी हैं, उन्होंने सिर्फ 2 ही लीडर्स के साथ में इनफॉर्मल समिट की है। वन इज जी जिनपिंग, ये जो चाइना के साथ जो अभी रिसेंटली हमारी महाबलीपुरम चेन्नई में हुई थी, और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। सो अब इन्होंने कहा है कि इसीलिए एक रशिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो लेट्स सी कि इस कमिंग मीट में जो अभी हो रही है मीट, जब इस वक्त तो कंटिन्यू हो रही होगी, तो उससे हमारा क्या रिजल्ट आता है, एंड वी कैन रियली होप दैट समथिंग गुड कैन बी ब्रॉट ऑन द टेबल थ्रू दिस मीट। And then finally jumping to the last article for the day, it talks about the RTI Act and the PM Cares Fund. तो अभी क्योंकि कोविड-19 के अंदर एक फंड जो था प्राइम मिनिस्टर के नाम से वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि ओवर $1 बिलियन की डोनेशन जो है वो आ चुकी है अब तक। पर अभी क्या है कि अभी रिसेंटली आर्टिकल्स में पहले था भी कि कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है और कई लोगों ने डिमांड की है, एक्चुअली जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट, कि जो ये फंड है, क्योंकि ये पब्लिक के पैसे से ही बना है फंड, तो और पब्लिक के लिए ही यूज हो रहा है, तो इसको हमें आरटीआई के, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके एम्बिट में लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हैं, जो एक्चुअल में एक मोटो है हमारे आरटीआई एक्ट का, तो उसके थ्रू बहुत पॉसिबल हो जाएगा कि करप्शन इस फंड में ना हो। क्योंकि अगर क्या है, जितनी चीजों को भी हम ओपेक रखेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो फंड मिसयूज हो जाए और जो इसके एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं वो इसका बेनिफिट ले ही ना पाए। तो अभी बस ये है कि रिसेंटली कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये डिमांड रखी है कि जो हमारा पीएम केयर्स फंड है ये आरटीआई के एम्बिट में डाला जाए, ताकि जितने लोग भी अगर उन्होंने इसमें डोनेशन किए हैं तो वो भी इसको ट्रैक कर सकें इसको, और जो लोग इसके लिए बेनिफिशियरीज हैं, जिसके लिए ये एक्चुअल फंड बनाया गया है, जिन लोगों के लिए बनाया गया है, वो भी इसको अच्छे से जिसको हम कह सकते हैं एक्सेस कर सके, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो अभी उन्होंने क्योंकि ये कहा है कि अभी जब से लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो 29 में से 21 आउट ऑफ 29 information commissions in India, they did not hold even a single hearing during the first 3 stages of lockdown, which definitely is bringing down the very purpose of having an RTI Act. तो इसमें ऑथर ने कहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि लॉकडाउन की वजह से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान ना हो और थोड़ा सा डिले पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फुल 100% डिनायल ही कर देंगे इन्फॉर्मेशन का, तो दैट डेफिनेटली इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो इट इज डेट्रीमेंटल टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिटीजंस एज वेल। तो ये बस इसका एक प्रॉपर एक जिस्ट था कि कुल मिला के अगर कोई भी स्कीम है वो अगर लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, लोगों के पैसे से है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो उसको उसका एक्सेस, उसकी वेयर अबाउट्स, उसका ट्रैक पीरियड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका कितना स्पेंडिंग कहाँ हो रहा है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको जानने का राइट भी लोगों को होना चाहिए। So this was all majorly for today, and this will be the question. Please pardon us for the spelling mistake. It is meant to be straight. Strait of Malacca lies between which 2 countries? First, Cambodia and Vietnam. Second, Vietnam and Philippines. Third, Malaysia and Indonesian island of Sumatra. And fourth, Maldives and Lakshadweep. So just go through the map that we have discussed today. You'll definitely be able to answer this question. So we hope that this was an informative session for you. Stay tuned with LawSeco for such more sessions to come. Thank you.